आज की आवश्यकता को देखते हुए जो कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किस तरह आज हमारे काम को प्रभावित कर रही है या कहें कि उसको सुगम बना रही है और कुछ लोगों के लिए समस्या भी पैदा कर रही है। इसी कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारा पिछला कार्यक्रम भी रहा था, साहित्य सृजन के क्षेत्र में। आज हमारा कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम शिक्षण के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में अगर हम वास्तव में आज देखें, जो अभी तक की जो जितनी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, जितना हम लोग अभी इसको देख पाए हैं या जितना अभी इसमें डेवलपमेंट हुई है कृत्रिम मेधा में, उसको देख के लगता है कि शिक्षण में यह आने वाले दिनों में एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल होगा जो कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे सामने सीधे आ जाएगा। मुझे अपने विद्यार्थियों को कुछ भी बताना है तो मुझे जो एक चित्र के माध्यम से उनको बताना है, एक सेंटेंस के माध्यम से बताना है या कुछ भी कहना है, तो वो एक जैसे ग्रामीण बालक है, ग्रामीण स्कूलों में एक बच्चा है, उसको एक टीचर कुछ बताना चाहता है कि शहर में ऐसा जीवन होता है। आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि भाई मुझे रोजमर्रा के विषयों को शामिल करके हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें। देखते हैं क्या कहता है। ये हिंदी का उदाहरण उसने पेश किया है। हिंदी भाषा कक्षा 10, व्याकरण, वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, समास, संधि। पठन के लिए कथा और कहानी प्रेमचंद की ले सकते हैं आप। निबंध लेखन कर सकते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद, सामाजिक विषयों पर, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे साथियों ने भी आपको बताया कि अध्यापक को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यापक की रचनात्मकता यानी आपकी रचनात्मकता और आपका जो नवाचार है उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। ये जो हमारे पास प्रौद्योगिकी परक सुविधाएं हैं, ये हमेशा हमारे काम को आसान, बेहतर, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमारी मदद के लिए उपलब्ध होती है और उसी तरह से हमें इसका मदद लेनी चाहिए। यहाँ जो ये हमें सुझाव दे रही है एआई, उसमें आप ये सिर्फ ड्राफ्ट की तरह ले सकते हैं आप, और इसमें आप जितना चाहे उतना सुधार कर सकते हैं। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप इससे और दूसरा सवाल या फॉलो अप प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि वो आपको और बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करके दे। तो ये एक पाठ्यक्रम क्रम का एक उदाहरण है। उसके बाद मान आपको एक पाठ योजना, लेसन प्लान जिसको कहते हैं ना, वो तैयार करनी होती है। तो हमारे यहाँ जो देखिए, हिंदी भाषा से ठीक है, हम सब लोग हिंदी भाषा में काम करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जिस चीज की जिस तरफ ध्यान देने की और जिस तरफ संसाधन लगाने की जरूरत है, वहां संसाधन नहीं लगाए जाते, इसलिए उसमें हमेशा काम बाद में होता है, पिछड़ा हुआ होता है और उस स्तर का नहीं हो पाता जितना अन्य भाषाओं में होता है। तो देखिए, मुझे एक पाठ योजना तैयार करनी है कि पाठ कैसे तैयार, क्या पाठ योजना होगी जब मैं कक्षा में जाऊंगी या जाऊंगा। तो मैंने लिखा A2 लेवल। हमारे जो लेवल है कक्षा 1, 2, 3, वो भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने विदेशियों से लिया है कि A2 विद्यार्थियों के लिए अपूर्ण भूतकाल पर पाठ लिखिए। देखिए क्या कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस का पाठ है, 8वीं कक्षा के लिए है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसका पाठ का क्रम कैसे चलेगा। और ये लिखती है, एक दिन रोहन और नेहा ने चिड़ियाघर जाने का निर्णय लिया। वे अपने स्कूल के बाद चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर में वे पहले रेड पंडा को देखा उन्होंने। गलतियां कर रही है। रेड पंडा उनको देखकर उनके पास वगैरह वगैरह, फिर वो हाथी के पास चले गए और अच्छी कहानी ये तैयार कर रही है हमारे लिए। दोस्तों, आपको जरूर ये आप चाहेंगे कि हम ये देखें कि आखिर हम इस, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये सारे शब्द इसमें आएंगे जो उन्होंने ऊपर लिखे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आखिर हम, रोहन और नेहा ने चिड़ियाघर के अंत में एक देखपालक
देखभालक समझिए केयर टेकर होगा। वो मूल रूप से अनुवाद ही कर रही है और थक जाती है बीच बीच में हिंदी की वजह से। तो अगर आपको चैट जीपीटी पर जाना है तो यहाँ पर आप टाइप करें अपने सर्च यूआरएल वाले बॉक्स में चैट GPT-4। तो आपको इस तरह का वो मिलेगा पेज। आप इसको दबाएंगे तो ये आपको बताएगा कि चैट GPT-4 क्या है। और आप ट्राई चैट GPT प्लस इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा था। और क्योंकि मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है अपने नाम से, इसलिए इसने ये खोल दिया है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं मान लीजिए आपको दूसरी तरह से दिखाना चाहूँ इसको, दूसरे ब्राउजर में अगर हम इसको ले जाएं तो यहाँ मैंने इसको ढूंढना चाहिए। मैंने जीपीटी के बारे में अभी बताया, और जैसा राजेश जी कह भी रहे थे, बार्ड और दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म अभी केवल विकास यात्रा में है, वो आए नहीं। बार्ड के साथ तो जो टेस्टिंग स्टेज थी उसी में ब्लंडर हो गया और एक टेस्टर ने उसकी जो गलतियां सामने लाई। तो आप ये सोचकर देखिए कि आज कैसा युग है कि सुंदर पिचाई के पत्र में जो उदाहरण दिए जाते हैं उसी में से भी त्रुटि निकाली जा सकती है। तो ये तकनीक का युग है और बड़ा निर्मम भी है, जितना अच्छा है उतना निर्मम भी है। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा इसका अध्ययन करते हुए। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे प्राध्यापक, सारे जो शिक्षक गण हैं वो अधिकतर जुड़े हुए हैं। और राजेश जी ने बड़ा दिलचस्प सवाल शुरू में पूछा था कि क्या शिक्षकों की नौकरी पर इससे खतरा होगा, और अधिकांश ने नहीं में ही उत्तर दिया था। तो ये जो आत्मविश्वास है ये उसी में हो सकता है जो स्वयं सृजन करना जानता है। तो मनुष्य के किए हुए किसी भी सृजन को अपना रिप्लेसमेंट नहीं मान सकता, वो उसको विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि सृजन हमेशा अपने आप को एक पायदान ऊपर ही रखता है। और आप सब उन लोगों को तैयार करते हैं तो दुनिया में आगे जाके सृजन करेंगे। तो ये जो पूरी तकनीक आई है ये दरअसल जो रूटीन काम है उनको तो आसान बना देगी। जो काम हम करने में बड़ा लंबा वक्त जाया करते थे उनको आसान कर देगी। जैसा अभी राजेश जी ने पूरा उदाहरण देकर ही बताया कि कोई कहानी लिखनी है, चिड़ियाघर जाना है उस पर लिखनी है, कोई व्याकरणिक उसमें से बातें निकाल दी हैं, तो वो सब कुछ आसान कर देगी। लेकिन कुछ रचना है उसका कुछ, और बहुगुणा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने अपने दफ्तर में ही हमारी बोर्ड रूम की बैठक में जब डिजिटल की ये सारी बातें चल रही थी और लोग कह रहे थे कि किस तरह के जॉब्स हैं, तो कोडिंग भी करने लगा, सॉफ्टवेयर कोड को रिव्यू भी करने लगा। तो मैंने कहा देखिए, जिनके लिए 2 और 2 का जोड़ 4 होता है ना, उनके लिए खतरा है, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि और नया क्या कर सकते हैं। लेकिन जिनको पता है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, तो वो निदा फाजली साहब कह के ही गए उन लोगों के लिए कि सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो जहां पर 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होगा हमेशा, वहां पर गुंजाइश रहेगी कि आप मशीन से आगे सोचे, मशीन से आगे जाने। और मशीन भी इंसान की ही बनाई हुई है किस तरह, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी हैं। तो नौकरियां नहीं जाएंगी, ये सब बातें ठीक है, लेकिन सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के संस्थापक हैं, ओपन एआई और चैट जीपीटी ने यही मिलकर ही चैट जीपीटी इसको रचा है। पहले इसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत कम था माइक्रोसॉफ्ट का, उसने बढ़ा दिया। और शुरुआत में कोई सज्जन कह भी रहे थे बिंज, तो उनका बिंज जो सर्च है, जो गूगल को लगातार टक्कर देने की कोशिश करता रहा, लेकिन गूगल बहुत आगे निकल गया। अब तो बिंज के साथ चैट जीपीटी एसोसिएट हो चुका है। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा दाम ही इस पर है कि चैट जीपीटी के माध्यम से वो खोज की दुनिया में, सर्च की दुनिया में अपना जो खोया हुआ शेयर है उसको प्राप्त कर ले। तो इसके पीछे की एक बड़ी कॉर्पोरेट लड़ाई भी है और वो भी दिलचस्प है। तो मैं सैम अल्टमैन की बात कर रहा था। तो अभी अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में उन्होंने जो बयान दिया है, वो मुझे लगता है जो भी लोग इसमें रुचि रखते हैं उनको पूरा बयान सुनना चाहिए। लगभग 3 घंटे वो सुनवाई चली है, और जिस तरह के उत्तर उन्होंने वहां दिए हैं, जिस तरह के उत्तर अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में सैम अल्टमैन ने दिए हैं, वो सुनने चाहिए। 2 किस्से हैं जिनसे ये पूरा जो खोज है कृत्रिम मेधा वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो स्पष्ट होता है। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने सैम अल्टमैन से शुरुआती दिनों में, क्योंकि 2014-15 में इस पे काम शुरू हुआ था, 16-17 के आसपास उसने पूछा था न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने, और आपने इसका जिक्र शायद कहीं पढ़ा भी होगा। तब उसने पूछा था कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने कहा था इट इज सिमिलर टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
हम सभी जानते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। देखिए, हमारी हिंदी की, अंग्रेजी की या फ्रेंच की या जर्मन की व्याकरण कर देगा, रूटीन के काम कर देगा, वो सब बात ठीक है। लेकिन अगर गूगल के इंजीनियर सही हैं जिन्होंने कहा कि ये मशीन तो सोचने लगी और भावनाओं को प्रभावित कर रही है और जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, तब वो चिंता के स्तर पर या आविष्कार मनुष्य का एआई भी आया है या चैट जीपीटी के रूप में। चैट जीपीटी सिर्फ एक तरह का कृत्रिम मेधा का प्रतिनिधित्व करने वाला इंजन है। दूसरे और लोग भी बनाएंगे, भारत में भी इस तरह का काम हो रहा है। चूंकि यहाँ सारे हिंदी के विद्वान और हिंदी से प्रेम करने वाले विद्वद्गण जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही इंजन भारत को, जिसमें भारत के विचार, भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य को सहेजते हुए कुछ कार्य हो रहा हो, ऐसा मुझे लगता है हिंदी का विद्यार्थी और हिंदी का पत्रकार होने के नाते। क्योंकि जब इस तरह की चीजें बाहर से बनकर आती हैं तो निश्चित तौर पर बाहर के हितों का संरक्षण भी वो करती है। एक सवाल ये उठा था कि क्या कृत्रिम मेधा खतरनाक है। अब ये सवाल आज नहीं बल्कि 45 साल पहले ही हमारे सामने आ गया था, स्पेस ओडिसी 2001, और उस पिक्चर में यही बताया गया कि मनुष्य पर हावी हो जाता है कंप्यूटर, और ये इस खतरे की तरफ संकेत आदमी पहले से ही करता रहा है और आज फिर कर रहा है, और हो सकता है कि 100 साल तक करता ही रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मशीन का अपना योगदान है, उसकी अपनी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके उपयोग करने की हमारी अपनी जो आवश्यकताएं और हमारी अपनी जो क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे सवाल पर मैं आता हूं, वो बहुत रोचक है। कृत्रिम मेधा वास्तव में कृत्रिम ही है। वो मनुष्य की जो सोचने की शक्ति है, उस तरफ मैंने उस तरह की क्षमता हम कंप्यूटर से कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेश जी ने एक उदाहरण दिया था, आसन्न भूतकाल में एक पाठ लिखो। अब ये आसन्न भूतकाल अपने में बहुत बेकार की शब्दावली है। अब सबसे पास का भूतकाल का मतलब 2 मिनट पहले, लेकिन हम वाक्य बोलते हैं पाणिनि ने कहा है कि। अब पाणिनि ने कहा है ये 2500 साल पहले कहा था, तो हम उस कहा था को कहा है में फिर ला रहे हैं। अब ये आसन्न भूतकाल क्या चीज है, ये कंप्यूटर नहीं निश्चय कर सकता, ये निश्चय हमको करना है।